आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश का यूनिट 3 जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बेसिकली इस यूनिट में हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स की, जो कि इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आएगा वो है स्किल ऑफ रीडिंग टू बिगनर्स, यानी जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना इंग्लिश में, उनके लिए कौन कौन से स्किल्स हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहला टीच एंड एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्स। टीच एंड एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स होता है उसको अप्रिशिएट करेंगे हम किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए। सेकंड थिंग, क्रिएट लैंग्वेज अवेयरनेस, उनको भाषा के प्रति जागरूक करना। थर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एबीसीज, कि जो ब्लॉक वाइज एबीसी जो होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग हम वहां से करेंगे कि A4 क्या होता है और ए की साउंड क्या होती है। ए कई बार अ साउंड करता है, कई बार ए साउंड करता है, तो इन चीजों की जानकारी हमें बिगनर्स को देनी होती है। एक्सप्लेन फोनोलॉजी, वही साउंड की बात होती है यहाँ पे भी। इंस्टिल फोनेमी अवेयरनेस, साउंड आउट वर्ड्स की जो साउंड आउट होती है बाहर की तरफ, वो क्या होती है। टीच प्रॉपर स्पेलिंग हमें उन्हें बताना होता है, तो ही वो ठीक से क्या कर पाते हैं, उसको रीड कर पाएंगे या फिर राइटिंग कर पाएंगे। इनकरेज प्रॉपर रीडिंग, उनको प्रॉपर रीडिंग करने के लिए हमेशा हमें उन्हें इनकरेज करना है। रीड डेली, यानी डेली रीडिंग करेंगे तो ही आपकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर हो पाएगी। रीड वॉट एवर द कंटेंट, कि कंटेंट कुछ भी हो, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी लाइन, कोई भी एक पेम्पलेट दिखाई देता है, बैनर दिखाई देता है, आप जस्ट उसको पढ़ दीजिए। तो ये चीजें अगर हम देते हैं तो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश की स्किल्स में आ जाती है, रीडिंग स्किल में। आगे का जो टॉपिक है हमारा मैकेनिक ऑफ रीडिंग, कि जो हमारी रीडिंग है वो कैसे काम करती है, किस प्रकार से जो हमारा कंटेंट है या जो हम बच्चे को पढ़ाने वाले हैं या बच्चा जो पढ़ने वाला है, वो हम किस तरीके से यूज करते हैं किसी भी इंग्लिश के कंटेंट को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है प्री रीडिंग टास्क, यानी कि रीडिंग अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं है, जो भी आपका कंटेंट है उससे पहले जो आपके टास्क हैं वो क्या क्या हैं। व्हाट दे आर अबाउट टू रीड, मतलब अभी आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा अगर आप प्री रीडिंग टास्क को जानते हैं। जैसे पहला अ लिटिल, मतलब आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, समरी पढ़ ली और आप समझ रहे कि कंटेंट क्या है। विजुअल्स, यानी आपने उस पर विजुअल्स देख लिए, चित्र देखकर ही समझ लिया आपने कि ये कौन सी स्टोरी है। आगे है नॉलेज ऑफ द ऑथर, अगर आपको उस लेखक का ज्ञान है जिनकी वो रीडिंग है या कंटेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंटेंट किससे रिलेटेड है। अ सेट ऑफ कीवर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है या फिर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी अगर आपके पास कीवर्ड्स होंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि वो टेक्स्ट किस अबाउट है। अगली चीज है रीडिंग द एंड प्रिडिक्टिंग द बिगनिंग, कि आप जो है सिर्फ एंड अ पढ़ ले और फिर शुरुआत का जो है गेस कर सकते हैं कि शुरुआत में क्या होगा अगर एंडिंग ऐसी है तो। अगली चीज है रीडिंग द मिडल, यानी बीच का अंतरा कुछ पढ़ लिया, एंड प्रिडिक्टिंग द बिगनिंग एंड द एंड, और शुरुआत और अंतिम का जो है उस कंटेंट का हम समझ लेते हैं। अगली चीज है वाइल रीडिंग टास्क, वाइल यानी के दौरान, यानी स्टूडेंट फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे या बच्चा जब कंटेंट पढ़ रहा होगा ड्यूरिंग द रीडिंग, क्या कौन कौन से टास्क होते हैं। तो पहला होता है आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंसेस, कि जो टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड थिंग है जनरल एंड स्पेसिफिक आइडियाज, कि उस कंटेंट में क्या आइडिया दिया हुआ है, चाहे वो जनरल आइडिया है या स्पेसिफिक आइडिया हो। थर्ड थिंग आइडेंटिफाई द कनेक्टर, कि किस चीज से कनेक्शन है उस आर्टिकल का या उस टेक्स्ट का। कंफर्म प्रिडिक्शन, यानी जब आप वाइल रीडिंग करते हैं तब आपको प्रिडिक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता है। ऐसे तो हमारा जो प्री रीडिंग टास्क था वहां पे तो सिर्फ हम प्रिडिक्शन करते हैं कि शायद एंड ऐसा है, शायद इसकी शुरुआत कहानी की ऐसे होगी, लेकिन जब आप वाइल रीडिंग कर रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाते हैं। अगली चीज है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कन्वर्सेशन, जब वाइल रीडिंग होती है तो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से भी कन्वर्सेशन करके उसको जानता है। आंसर अ शॉर्ट क्विज, इसके बाद क्या होता है छोटा सा क्विज ले लिया, आप उसकी भी वाइल रीडिंग जो है वो करा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है पोस्ट रीडिंग टास्क, प्री हो गया, वाइल हो गया, अब आया है पोस्ट रीडिंग, यानी आफ्टर रीडिंग स्टेज, जब आपने कंटेंट पढ़ लिया, बच्चे ने कंटेंट पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद कौन से टास्क होते हैं आपके लिए। डिस्कशन अबाउट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पढ़ा गया है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, रिगार्ड डिस्कशन करेंगे। समराइजिंग द टेक्स्ट, उसको समराइज करेंगे, रिव्यू करेंगे उसको। फॉलो अप स्पीकिंग टास्क रिलेटेड टू द टॉपिक और लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, कि उसकी लैंग्वेज क्या थी, कैसी थी, क्या कमियां थी, क्या होना चाहिए था।
आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गेसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे पास, एक कंटेंट होता है, उसको पढ़ते हुए हम मीनिंग को गैस कैसे करें। कई बार हमें कई वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं, उसको गैस करते हैं कि अच्छा इसकी हिंदी ये हो सकती है, इसका मतलब ये हो सकता है। मतलब कि गुड गैस फ्रॉम द वर्ड दैट आर अराउंड इट एंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, कि जो पैराग्राफ है उसके आसपास के जो शब्द हैं या लाइन है उसे पढ़कर हम गैस कर लेते हैं कि इस वाले वर्ड की क्या मीनिंग है। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कई बार सिनोनियम्स आ जाते हैं, एग्जाम्पल और डेफिनेशंस आती हैं, एंटोनियम एंड कंट्रास्ट आ जाते हैं, और इससे क्या होता है आपका जनरल नॉलेज भी काम आता है इसके अंदर। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो भी आप क्या करते हैं, वर्ड की मीनिंग गैस करने में सक्षम होते हैं। आगे चलते हैं, वर्ड रिकॉग्निशन। ये भी वही चीज है, वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, समझ लेना। इसमें क्या होता है, आपको क्लूज मिल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लू मिल जाएगा, जैसे कि सिमेंटिक मीनिंग, सिंटैक्टिक वर्ड ऑर्डर, पिक्चर क्लू, पिक्चर को देख के आप समझ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा है। वर्ड स्ट्रक्चर क्लू, शब्द जिस तरीके से लिखे होते हैं उसको देखकर समझ जाना। और एनालॉग क्लूज, जो सिलेबल्स होते हैं, जो मात्राओं की साउंड निकालते हैं, वोवल्स की साउंड निकालते हैं, तो इन 3 चीजों से आप समझ जाते हैं, वर्ड रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इन 3 चीजों की मदद से। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ रीडिंग। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप ऑफ रीडिंग। सबसे पहला टाइप है आपका साइलेंट रीडिंग, जिसे SSR भी कहते हैं। इसे फ्री वॉल्यूंटरी रीडिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रीडिंग में आता है काम। यहाँ पे क्या होता है, इनहेंसिंग रीडिंग एंजॉयमेंट। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं तो आप रीडिंग को एंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन कैन पिक बुक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बच्चा क्योंकि सेल्फ रीडिंग कर रहा है तो वो अपनी इंटरेस्ट से जो है कोई भी बुक पिक कर सकता है। इंक्रीजेस कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को इंक्रीज करता है। बिल्ड वोकैबुलरी बढ़ाता है। इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स भी वो बढ़ाता है जब वो फ्रीली रीडिंग करता है। तो अगला है रीडिंग अलाउड। इसका मतलब होता है रीड अलाउड फॉर समवन टू नोटिस। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जोर से रीडिंग करते हैं, ऐसे कि सामने वाले को सुनाई देता है। इससे क्या क्या होती है, शार्पर योर फोकस। इससे आपका जो फोकस है वो शार्पन होता है। इंक्रीज योर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। एक्सरसाइज योर बॉडी, जब आप बोलते हैं तो आपकी बॉडी भी जो है एक्सरसाइज कर रही होती है। यूज ऑफ इंटोनेशंस, यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो साइलेंट रीडिंग में तो पता ही नहीं चलता ना कि कहाँ पे आपको तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, क्योंकि आप साइलेंटली पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इंटोनेशन यूज करते हैं, आपको पता है कि किसी वर्ड पे जोर देना है, किसी वर्ड को धीरे बोलना है, लंबा खींचना है ना, तो ये चीज आती है। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, और इससे क्या होता है, सुनने की भी जो कौशल है वो भी बढ़ता है। अगला हमारा टाइप है गाइडेड रीडिंग। सबसे पहले मैं गाइडेड रीडिंग होती क्या ये बता देती हूँ। डिवाइड द पुपिल और द स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 चिल्ड्रन। मतलब 6 जनों उसमें आप एक ग्रुप बनाते हैं, 6, 5 जितने भी हों। देन रीड अ बुक चूजन बाय द टीचर, और टीचर के द्वारा चूज की गई किताब को पढ़ा जाता है। दैट द टीचर नोज सूट देयर रीडिंग, जो ये टीचर्स उनके सुटेबल जो हो वही रिगार्ड देता है उसको। और लेवल रीड इंडिविजुअल डू नॉट हैव टू रीड द सम टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी एक जना सारा जो टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ता। रीड अलाउड, इसमें रीड अलाउड होता है बट इन अ वेरी क्वाइट वॉइस, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी आवाज में। दैट विल नॉट डिस्टर्ब अदर, क्योंकि वहां पे ग्रुप वाइज स्टडी हो रही है तो, और ये रीड अलाउड ज्यादा करेंगे तो दूसरे ग्रुप को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे रीड अलाउड होगा लेकिन थोड़ा क्वाइट होगा। अब देखिए इससे क्या होता है कि फैमिलियर विद द कॉमन वर्ड्स, इससे कॉमन वर्ड्स से फैमिलियर होते हैं बच्चे। और अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर ऑन एरर्स, और उनकी खुद की जो गलतियां होती है जो साइलेंट रीडिंग में पता नहीं चलती वो यहाँ पे पता चल जाती है। रीडिंग प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस होती है। टेक्निक ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये एक तरह की हम स्टोरी टेलिंग में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और एक चीज है टू अंडरस्टैंड ग्रामर एंड पंक्चुएशन, इससे आपकी पंक्चुएशन और ग्रामर भी जो है वो स्ट्रांग होती है। चौथा जो टाइप है हमारे रीडिंग का वो शेयर्ड रीडिंग। व्हेन स्टूडेंट ज्वाइन और शेयर द रीडिंग ऑफ अ बुक while guided and supported by the teacher, टीचर के द्वारा सपोर्ट और गाइड मिलने पे स्टूडेंट जो है शेयर करते हैं अपनी रीडिंग को, वो हमारी शेयर रीडिंग होती है। इससे क्या क्या होता है कि इसमें नेसेसरी सपोर्ट मिल जाता है। साइट वर्ड नॉलेज एंड रीडिंग इन्फ्लुएंसी, पढ़ने की जो इन्फ्लुएंसी है वो आती है। एंजॉय द मटेरियल दैट दे मे नॉट बी एबल टू रीड ऑन देयर ऑन, जो वो अकेले खुद नहीं पढ़ सकते वो पढ़ते हैं क्योंकि उस समय जो टीचर गाइड कर रहा होता है तो वो गलतियां बता देता है। ऑल स्टूडेंट फील सक्सेसफुल बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप को ही सपोर्ट मिल रहा होता है। नेक्स्ट थिंग है आपकी अगला टॉपिक रीडिंग पिक्चर बुक।
जो हमारे प्राइमरी लेवल है वहाँ पे पिक्चर बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग इवन इफ दे कांट रीड येट। पिक्चर बुक का बहुत ही बड़ा फायदा है कि इवन बच्चा पढ़ नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता, तो भी वो जान जाता है कि वो स्टोरी जो है वो किस अराउंड है। अगली चीज विजुअल थिंकिंग स्किल्स, इससे बच्चों की विजुअल थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है, मतलब देखकर चीजों को समझ लेना, है ना, ये बढ़ता है उनका। इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू अ लॉन्ग लव ऑफ आर्ट, वो लव ऑफ आर्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं। टीच चिल्ड्रन हाउ टू बी बेटर लिसनर, वो लिसनर कैसे अच्छे बने ये बताएं। रीड अलाउड एक्सपीरियंस मिलता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग आती है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्ड वोकैबुलरी एंड जॉय ऑफ रीडिंग, पढ़ने से उनको मजा भी इस तरीके से आता है। तो ये हमारी पिक्चर बुक थी। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अब आता है हमारा राइटिंग का। रीडिंग की बात हो चुकी है, बात करेंगे राइटिंग की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्किल ऑफ राइटिंग पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। ओरल कम्युनिकेशन, तो जो ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आती है। टूल ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, इंप्रूव वोकैबुलरी, गुड लिसनर एज वेल एज गुड रीडर। अगर आप सुनते अच्छे से हैं तो आप पढ़ते भी अच्छे से हैं, तो यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल जरूरी हो जाती है। आगे है स्किल ऑफ राइटिंग, तो राइटिंग की स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ थिंग, क्लियर और कंसाइज एंड सिंपल होना चाहिए आपका राइटिंग। ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन ठीक होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। रिसर्च होना चाहिए। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों चीजें होनी चाहिए। सेंटेंस एंड पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए। नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग, इससे क्या होती है, भी नॉलेज मिलती है कि अलग अलग टाइप की राइटिंग कैसे लिखी जाए। जैसे पोयम अलग तरीके से लिखी जाएगी, स्टोरी अलग तरीके से लिखी जाएगी, है ना। एडिटिंग एंड री राइटिंग, एडिट करना और दोबारा से लिखना। गुड रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड गुड वोकैबुलरी, तो ये सारी क्या है हमारी स्किल ऑफ राइटिंग है। आगे चलते हैं हैंड राइटिंग स्किल। हैंड राइटिंग स्किल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लेटर फॉर्मेशन, कि जो हमारा इंग्लिश का लेटर फॉर्मेशन है यानी अल्फाबेटिकल जो नॉलेज है वो बच्चे को होनी चाहिए। कि जो देखिए जो वर्ड है सी, जहाँ पे यहाँ पे सी जब हम कैट की बात करते हैं तो क साउंड करता है, लेकिन जब यहाँ पे सी और एच लगा देते हैं सी के साथ तो वो बन जाता है च। तो यहाँ पे ये चैट बन गया। तो ये नॉलेज जो है बच्चे को होनी चाहिए जब वो हैंड राइटिंग स्किल सीखता है। तो साथ ही साथ उसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की समझ होनी चाहिए कि जो कैपिटल लेटर है वो यूजेज इन द शॉर्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड थिंग्स नेम्स, कि जो कैपिटल लेटर है उसको हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो शुरुआत होती है हमारी राइटिंग की वहां पे, या फिर कोई नाम हो किसी चीज का, किसी फेमस चीज का, तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर हमारी ये ABCD ये वाली होती हैं। स्मॉल लेटर जो है वो उसमें हमारा पूरा टेक्स्ट तैयार होता है बाकी का अंदर का, जैसे कि ABC, ऑल्सो स्मॉल इन साइज, इसका नाम ही स्मॉल लेटर है और ये साइज में भी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू कैपिटल लेटर। अगला है हमारा वर्किंग ऑन प्रैक्टिस बुक, कि प्रैक्टिस बुक पर वर्क करना। व्हाट इज दिस, इसके लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ तैयार किया, आप इसको देखिए और समझ जाएंगे कि प्रैक्टिस बुक क्या है। कुछ भी नहीं है ये, आपने देखा होगा प्राइमरी तक के बच्चों को या फिर जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को हम राइटिंग बुक देते हैं, है ना। उसमें क्या होता है एक लाइन पहले से लिखी हुई होती है, फिर बच्चा उसी को दोहराता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अ सेट ऑफ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस पेपर और lined notebooks for children or the students to write the alphabets and words and sentences and can easily improve their handwriting skills। समझ ही आ रहा होगा आपको, इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। इससे क्या हैंड राइटिंग स्किल बढ़ती है क्योंकि वो हैंड से लिखते हैं वहां पे। दिस कैन बी मोर इफेक्टिव एंड ऑल्सो जॉयफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी लेवल। For higher classes like class 4th and 5th classes, there is some special blank notebook so that they can write their own material on it and improve their writing skill। तो जो फर्स्ट सेकंड के बच्चे होते हैं उसमें तो पहले से ही लाइंस वगैरह लिखी होती है और वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब बच्चा 4th 5th में आता है तो उनको सिर्फ एक ब्लैंक नोटबुक दी जाती है और वो वहां पे अपने थॉट खुद भी लिख सकते हैं। तो ये उनके लेवल के हिसाब से हमारी प्रैक्टिस बुक होती है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ राइटिंग पे। जैसे हमने टाइप ऑफ रीडिंग किया था, अभी हम टाइप ऑफ राइटिंग करेंगे, जहां पे सबसे पहला जो टाइप है हमारा इंडिविजुअल राइटिंग। अब इंडिविजुअल का मतलब ही है व्यक्तित्व, है ना। तो व्यक्तिगत तरीके से जो लिखा जाता है वो होता है हमारा इंडिविजुअल राइटिंग। कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज अ टाइप ऑफ राइटिंग,
कि ये तरह असामान्य और फ्रीक्वेंट है, मतलब बहुत से राइटर ऐसे होते हैं जो खुद अपना लिख रहे होते हैं, मतलब राइटर ही वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपना लिख रहे हैं खुद का। दिस प्रोसेस इज की टू योर सक्सेस एज अ राइटर। इंडिविजुअल राइटिंग ही वो की है जिसके द्वारा आप एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं। सेल्फ रेगुलेट देयर ऑन थॉट एंड राइटिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, आप खुद को रेगुलेट करते हैं, अपनी सोच को, और फिर विचारधाराओं को लिखते हैं। यू मस्ट लर्न मोर अबाउट थ्योरी बिहाइंड द राइटिंग प्रोसेस। जब आप लिख रहे होते हैं तो उस दौरान आपको किसी भी जो भी थ्योरी आप लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइटिंग जब आप एज अ राइटर लिखते हैं तो बहुत से लोग आपको पढ़ते हैं, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीजों के लिए एज अ राइटर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। अगली जो हमारा टाइप है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन की देखते हैं। अब ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है, जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव का मतलब ही मतलब सृजनात्मक, सृजनशीलता से है, मतलब कुछ क्रिएटिव करना। तो क्रिएटिविटी कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ आर्टिस्टिक डिसिप्लिन्स, कि जो आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम इसे उससे जोड़कर देख सकते हैं। कॉमनली आइडेंटिफाइड मेथड इंक्लूड ड्रामा, डांस, म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग एंड द विजुअल आर्ट्स। तो ये सारी ही चीजें हमारी क्रिएटिव एक्सप्रेशन में आएंगी। It can be utilized to express thought and feeling that are too big or too difficult to put into words। कि जो फीलिंग्स या थॉट हमारे पास होती है जिसे हम वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन चीजों की मदद ले सकते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम बता नहीं सकते, तो कई बार हम डांस करके दिखाते हैं, है ना, तो ये चीज यहाँ पर भी काम आती है। अब जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक हमारे रहे हैं सर केन रॉबिन्सन, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, ये जो हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है इसकी। इन्होंने कहा द आर्ट एड्रेस द आइडिया ऑफ एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस। एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस इज one in which the senses are operating at their peak when you are present in the current moment, when you are resonating with the excitement of this thing that you are experiencing, when you are fully alive। कि जो यही इसका जो पूरा सार है वो यही है कि आप जब खुश होते हैं, आपका मन खुश होता है, तो आप क्रिएटिव थिंग्स करते हैं, यही आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है जब आप ये चीज करेंगे, जब आप डांस करेंगे, जब आप कोई चीज अपनी हाथों से बनाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। आगे है हमारा आर्ट एजुकेशन आउटसाइड द स्कूल। जब बात हो रही है आर्ट ई या क्रिएटिव ई, तो स्कूल के अंदर तो मैंने बता दिया ड्रामा, डांस वगैरह। इसके अलावा अगर स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है या किसी वजह से आप चाहते हैं स्कूल के बाहर भी हमारा बच्चा आर्ट से जुड़ा रहे, तो आप क्या क्या करेंगे, द होम क्राफ्ट स्टैश। आप घर पर ही कुछ ना कुछ घरेलू चीजों से क्राफ्ट करना, आर्ट करना सीखते रहेंगे। लोकल आर्ट क्लासेस ले सकते हैं, इंटरनेट से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, म्यूजियम या गैलरी ट्रिप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगी, इलेबोरेट आप खुद करेंगे, एक्सप्लेन आप खुद करेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन के लिए स्पेलिंग बहुत जरूरी है, कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उस समय पे आप स्पेलिंग एरर कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होती है अगर आपकी स्पेलिंग अच्छी होती है तो। फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे काम आएगा, रिज्यूम और एप्लीकेशन। मान लीजिए अब आप एज अ टीचर या फिर आपको टीचर बनना है, आप टीचर के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं या अपना जो रिज्यूम तैयार कर रहे हैं, वहां पे आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे अपने नाम की या किसी भी चीज की, तो बिल्कुल ही खराब एक्सप्रेशन वहां पे हो जाता है, आपका जो इंप्रेशन होता है। अगला कंप्यूटर एरर, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपकी कंप्यूटर में भी एरर जाएगी। अगली चीज है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जब भी कोई आपकी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्पेलिंग की वजह से समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या लिखा है। इंप्रेशन लास्ट, सबसे लास्ट वाली चीज जो मतलब आपकी है वो है इंप्रेशन। अगर आप स्पेलिंग गलत करते हैं, कोई पढ़ता है आपकी गलतियां निकाल लेता है तो इंसल्ट हो जाती है। तो ये था आपका यूनिट 3 इंग्लिश का। मैं बहुत जल्दी यूनिट 4 और 5 भी लेकर आऊंगी और इस सिलेबस को हम जल्द ही कवर